पिछले 8 दिन में नोट्स पढ़ते समय या क्लास में डिस्कस करते समय कितने ऐसे शब्द आए जो आपके लिए नए शब्द थे? अनुमान से ऐसे शब्दों की संख्या 10 है, 10 से ज्यादा है? 10 से ज्यादा है। और 100 या 100 से कम? 100 से कम है। तो आपने उन शब्दों को नोट करना शुरू किया कहीं अलग से? उन शब्दों की एक लिस्ट बना लीजिए। असल में हर विषय के ना कुछ खास शब्द होते हैं। जब आप उत्तर लिखेंगे उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो परीक्षक को भी ये लगता है कि आप उस विषय के अच्छे और गंभीर विद्यार्थी हैं। तो ऐसे कुल शब्दों की संख्या मेरे ख्याल से 100 होगी उन लोगों के लिए जिनकी भाषा ठीक है। जिनकी भाषा थोड़ी सी शब्दावली में कमजोर है उनके लिए शायद 150 होगी। ये पूरे 4 महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो उन शब्दों की एक लिस्ट अलग से बनाते रहिए, उसको रोज पढ़ के जब उत्तर लिखें तो कोशिश करके उनका इस्तेमाल कीजिए। जब 8-10 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर वो आपकी भाषा में अपने आप शामिल हो जाएंगे और फिर आप पाएंगे कि चीजें बड़ी आसान हो गई। ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि एक दो ऐसे शब्द आए हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से शब्द हैं जो साहित्य में बहुत प्रचलित हैं, आपके लिए शायद नए होंगे। और वैसे स्वास्थ्य ठीक है आप लोगों का? आप लोग हिंदी साहित्य बढ़ गए, खुश हैं या दुखी हैं? खुश हैं। चलिए, घबराहट तो नहीं हो रही आप लोगों को? ये तो नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल पाठ्यक्रम है, ऐसा तो नहीं लग रहा? चलिए, कुल 38 कहानियां हैं और 38 कहानियों से पिछले 10-12 साल में, ये 2000 ईस्वी में नया सिलेबस आया था, 18 साल हो गए इसको। मेरे ख्याल से 18 साल में किसी विशेष कहानी पर कुल प्रश्न आज तक 1 या 2 आए होंगे। प्रश्न जब भी आएंगे तो कैसे आएंगे? प्रेमचंद की कहानी कला या एक दुनिया समानांतर की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है और क्यों? प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आप सबसे अच्छा किसको मानते हैं और क्यों? ये सवाल आते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि हमें तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि कहीं कोई सवाल है तो आप फंस ना जाएं। इसलिए आपको बहुत सारी कहानियों का संवेदना शिल्प लिख के दे दिया। प्रेमचंद की जिन कहानियों पे मुझे लगे कंटेंट कम है, कुछ और तैयार करके आपको बंटवा दूंगा। आप केवल पढ़ के 3-3 पॉइंट्स याद रखिए बस, कि इस कहानी में ये 3 चरित्र थे, ये 2 बातें थी। इतना ही काम आएगा। और हो सके तो एकाध वाक्य ध्यान कर लीजिएगा कि इस कहानी में ऐसा एक वाक्य आया था। क्योंकि कहानी वाले प्रश्न कितने 1 या 2 सितारे वाले थे, उनमें तो उतना ही पढ़ना है ना, सतनाम वाले। केवल ये देखिए कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से सबसे अच्छी कहानी कौन सी है और क्यों, इसका उत्तर हम लिख पा रहे हैं यानी। और वो आप आराम से सदगति लिख ही रहे हैं, कफन भी लिख सकते हैं। एक दुनिया समानांतर हम आज से देखेंगे, इस पर भी आप लिखेंगे। तो खुश रहिए, तनाव मत लीजिए। और जितना भी मुश्किल विषय है, नंबर आते हैं ना उसमें, फिर नंबर आने से मतलब है आ जाएंगे, मुश्किल से क्या होता है। शॉर्ट नोट्स जो क्लास में लिखते हैं उसी का बनाएं। हाँ, मतलब जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो पढ़ लीजिए और क्लास में जो लिखते हैं दोनों को मिला के। शॉर्ट नोट्स का पर्पस ये है कि परीक्षा से पहले आपको कितना पॉइंट्स देखकर ध्यान आ जाएगा कि परीक्षा में क्या लिखना है। तो आप सबके शॉर्ट नोट्स आपके हिसाब से बनेंगे, मेरे हिसाब से नहीं बनेंगे, ठीक है? तो जो जो काम की बातें लगे एक प्रश्न में, वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में स्टार लगवाए हैं उन सभी को शॉर्ट नोट्स में लिखें या ना लिखें, मतलब सभी का शॉर्ट नोट्स बनाएं या ना बनाएं, मत बनाइए। टाइम इतना नहीं होता कि आप उसको इतना वेस्ट करें। प्रश्नों के जो उत्तर है उसकी रूपरेखाएं आपके रजिस्टर में होंगी, रजिस्टर से ही पढ़ लीजिएगा। मतलब परीक्षा के समय आपके पास कितने, पूरे हिंदी साहित्य में मुश्किल से आपके 3 या 4 रजिस्टर भरने वाले हैं। बहुत मोटा है तो ऐसे ही काम चल जाएगा। साधारण कोटि के हैं तो 3 या 4 भरेंगे। और 3-4 रजिस्टर एग्जाम से 2 दिन पहले देखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पलटते जाइए, उसमें हाईलाइट कर रखा होगा, उसको देखते जाइए, उसमें कहाँ कोई तनाव है। प्रसाद के मनोवैज्ञानिक यथार्थ और मनोविश्लेषणवादी कहानी के मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर तुलनात्मक प्रकाश डालें। प्रसाद ने भी सिगमंड फ्रॉइड, एडलर और युंग को नहीं पढ़ा है। उनका जो मनोविज्ञान है, मतलब प्रेमचंद की साइकोलॉजी जो है कॉमन सेंस वाली है और कॉमन पीपल साइकोलॉजी है। प्रसाद की साइकोलॉजी भी कॉमन सेंस साइकोलॉजी है, किंतु इलीट्स की साइकोलॉजी है। जो इलीट क्लास है ना, उसकी साइकोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी की भी एकेडमिक एक्सपर्टीज साइकोलॉजी में नहीं है। स्पष्ट हुआ? ये जो नई धारा है जैनेन्द्र वगैरह की, इन लोगों ने तो साइकोलॉजी को ठीक से पढ़ने के बाद लिखना शुरू किया।
तो आप कह सकते हैं कि प्रसाद भी कॉमन सेंस से लिखते हैं, लेकिन एलिट क्लास या अभिजात्य वर्ग के बारे में लिखते हैं, ये एक अंतर है। विराम चिन्हों के प्रयोग को समझाएं। विराम चिन्ह समझते हैं किसी से, एक बार कहानी खत्म हो जाए। विराम चिन्हों में दिक्कत होती है आप लोगों को, तो मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि एक दिन बीच में रखते हैं, इसी के लिए सारा समझाऊंगा भी। विराम चिन्ह अगर ठीक से लगाएंगे तो आप मान के चलिए कि पूरे जीएस, एसए, हिंदी साहित्य, इन सब में मिला के कम से कम 10 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे अगर आप विराम चिन्हों को ठीक से लगाते हैं तो। और 10-15 अंक कितने होते हैं अभी आप नहीं समझ पाएंगे, तब समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व होता है, अभी नहीं। प्रेमचंद की कहानी में प्रतीक को उदाहरण से समझा दीजिए। प्रेमचंद की कहानी में प्रतीक को समझा दें। हालांकि प्रतीक ज्यादा आपको इसमें मिलेंगे, एक दुनिया समानांतर में। आपने टूटना कहानी पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ लिया? खड़ा करने। ठीक। टूटना कहानी की शुरुआत में एक जिक्र है कि गांधी जी की हत्या के 2 दिन बाद एक दरोगा ने आत्महत्या कर ली। उसका कहना था कि गांधी जी को मारने का हक सिर्फ उसे था। और इस खबर को पढ़कर मैं काफी देर तक परेशान रहा। ऐसा है, इतनी कहानी, 3 लाइन, फिर 2-3 डॉट्स, उसके बाद कहानी शुरू हो रही है। और पूरी कहानी में कहीं ये नहीं बताया गया कि शुरू की 3 लाइनें क्यों लिखी हैं। अगर आप कहानी को ठीक से महसूस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों लिखी हैं। समझ में आ गया था आप लोगों को क्यों लिखी हैं? नहीं समझ में आया था? किस किस को समझ में आ गया कि वो 3 लाइनें क्यों लिखी हैं? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मतलब बाकी को लग रहा होगा कि गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, कहीं और का था, गलती से यहां छप गया, ऐसी फीलिंग आ रही होगी ना। वो प्रतीक है। प्रतीक वही है जहां बताया ना जाए कि किसके बारे में है, आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक। फिर उसी कहानी में एक जिक्र है कि द ओल्ड मैन एंड सी फिल्म का एक दृश्य याद आ गया कि 2 व्यक्ति, एक बूढ़ा और दूसरा व्यक्ति, पंजा लड़ाए बैठे हैं, हथेलियां लड़ाए बैठे, पंजा भी नहीं। और एक समय के बाद केवल इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाले की हिम्मत कब टूटे। यह खेल शक्ति से ज्यादा धैर्य का है। अब उस पूरी कहानी में इस दृश्य का क्या मतलब है यह भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह प्रतीक है। अगर उपमा होती तो साथ में लिखा होता कि इन दोनों ने पंजा यूं लड़ा रखा है जैसे किशोर और लीना ने लड़ा रखा है, तो उपमा हो जाती। लेकिन जब ऐसे बता के ना लिखें, केवल एक संकेत कर दें, उससे आपको खुद समझना है, तो प्रतीक हो जाता है। तो आप सिर्फ इतना समझे कि प्रतीक वो है जहां प्रतीक तो है, किंतु किस चीज का प्रतीक है ये नहीं बताया है। अच्छा, एक और जिंदगी पढ़ी आप लोगों ने? एक और जिंदगी में नायक और नायिका तलाक लेने के लिए कोर्ट में गए हैं। उनका एक छोटा बच्चा भी है, पलाश नाम का। अभी तलाक के कागज पे साइन करने के लिए खड़े हुए, अचानक क्या हुआ? अचानक चिल्लाहट मच गई। एक चिड़िया का बच्चा पंखे से टकराकर नीचे गिर गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। मर गया? नहीं, बचा हुआ है, बच जाएगा, पता नहीं बचेगा या नहीं। ऐसा बचना भी क्या बचना, इससे अच्छा मर ही जाता। और उसके बाद दोनों ने तलाक के कागज पर साइन कर दिए। अब तलाक के कागज पर साइन करने गए हैं, साइन कर दिए, बीच में चिड़िया का बच्चा कहां से आ गया? तो चिड़िया का बच्चा दरअसल किसका बच्चा है? उन्हीं का बच्चा है। उस बच्चे की जिंदगी अब कैसी होने वाली है उसका संकेत चिड़िया के बच्चे से किया, पर बताया नहीं कि पलाश यूं दुखी है मानो चिड़िया का बच्चा हो, ऐसे नहीं लिखा है। समझने वाली बात है, खुद समझ में आता है कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तीसरा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक बार और समझा दीजिए और अंतर जगत की बात या अवचेतन अचेतन मन के सत्य को पाठक के लिए कैसे प्रस्तुत करेगा, उदाहरण देकर समझा दीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब दुनिया भर के किसी भी देश या समाज के इतिहास को भौतिक आधारों पर समझा जा सकता है, और भौतिक आधार का मतलब आर्थिक आधार पर समझा जा सकता है। मार्क्सवाद में ऐसा मानते हैं कि दुनिया में हर जगह क्या हुआ कि संसाधन सीमित थे, कुछ ने कब्जा कर लिया, कुछ कब्जा नहीं कर पाए। जिन्होंने कब्जा कर लिया वो हैव्स हैं, जो नहीं कर पाए हैव नॉट्स हैं। इन दोनों में संघर्ष है। हैव्स चाहते हैं कि हैव नॉट्स उनके खिलाफ संघर्ष ना करें, इसलिए उनको फुसलाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं कि असली मुद्दे पर ना आए, रोजगार ना मांगे, स्वास्थ्य ना मांगे, उनको राम मंदिर दे दो, उनको दंगे दे दो, उनको गाय दे दो, उनको ये दे दो, उनको वो दे दो, असली मुद्दे पर ना आए। लोग ये ना कहें कि भूख लग रही है, लोग ये ना कहें कि तबीयत खराब है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है।
असली मुद्दों से भटकाने के लिए नकली मुद्दे उठाने पड़ते हैं, और नकली मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण मार्क्सवाद में दो माने जाते हैं, एक धर्म और एक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक झूठी विचारधारा, मतलब मार्क्सवाद के हिसाब से राष्ट्रवाद एक झूठी विचारधारा है जो व्यक्ति को असली मुद्दों से हटा के नकली मुद्दों पे इन्वॉल्व कर देती है। यही काम धर्म करता है। इसलिए मार्क्स ने क्या कहा, धर्म एक अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म आम आदमी के लिए अफीम की तरह काम करता है। तो इन सबको मिथ्या चेतना मार्क्सवाद कहता है। और इतिहास की सही समझ उसे होगी जो असली मुद्दों यानी आर्थिक मुद्दों पर बात करेगा। इसलिए वंचित वर्ग को यह समझाना है कि देखो तुम्हारा असली हित क्या है, उसकी वर्गीय हित समझाने, वर्ग चेतना पैदा करनी है। और जिस दिन वंचित वर्ग एक हो जाएगा दुनिया भर में, फिर वो मिलकर एक हिंसक क्रांति करेगा। उसके बाद शोषण के सारे जो तंत्र हैं वो सारे टूट जाएंगे, समाजवाद आएगा। समाजवाद में सारी की सारी संपत्ति समाज की होगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी। एक शासन होगा कम्युनिस्ट पार्टी का, जो मतलब संपत्ति से उसका कोई लिंक नहीं होगा। और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्य की ही जरूरत नहीं होगी, सब लोग समाज में शांति से यूं ही रहेंगे। ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है। अब ये सफल हुआ नहीं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स को लगता था कि ये सफल होकर रहेगा। 1848 में कुछ ऐसे आंदोलन हुए, छोटी मोटी क्रांतियां यूरोप में हुई, जिसके बाद मार्क्स को लगने लगा कि बस अब तो क्रांति होने ही वाली है। 1848, मार्क्स 1818 में पैदा हुआ था, उस समय 30 साल का था। तो उसको लगने लगा कि मैं क्रांति अपने सामने सामने देख के ही मरूंगा। असर इतना हुआ कि उसी समय J.S. मिल इंग्लैंड में था, जॉन स्टुअर्ट मिल। वो मार्क्स का विरोधी विचारक था, क्योंकि वो लिबरल थिंकर है। लिबरलिज्म के लोग मार्क्सिज्म के विरोधी लोग होते हैं। उसको अपने विचार बदलने पड़ गए, और वहां से एक नया मतलब कंसेप्ट शुरू हुआ जिसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं, सकारात्मक उदारवाद, जिसने मार्क्सवाद के मूल्यों को पूंजीवाद के साथ मर्ज करना शुरू किया। और तब से इंग्लैंड और उसके बाद अमेरिका का पूंजीवाद समाजवाद के मूल्यों से जुड़ने लगा। इतना असर था उस समय। मार्क्स के मरने के लगभग 34 साल बाद सोवियत संघ बना, क्रांति हुई लेनिन वाली। उसके कुछ साल बाद चीन में क्रांति हुई। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बड़ा होने वाला है, अब समाजवाद आ गया है, साम्यवाद आ ही जाएगा। पर 1990 के आसपास जब सोवियत संघ का पतन हुआ और बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जैसे एक ये जो नॉर्थ कोरिया है जिसका शासक किम जोंग नाम है ना उस पागल का, हाँ, जब ऐसे मूर्खों ने शासन संभाला तो लोगों को लगने लगा कि ऐसे समाजवाद से अच्छा तो समाजवाद ना ही आए। तो अब ये मुश्किल लगता है कि साम्यवाद कभी आएगा। अब तो जो भी होगा वो पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ के ही एक सिस्टम चलेगा, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और आजकल दुनिया भर में अलग अलग अनुपात में मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलती है, कुछ और चलता भी नहीं है। अंतर जगत की बात को कैसे प्रस्तुत करेगा लेखक, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक उपन्यास है त्यागपत्र नाम का, जैनेन्द्र का लिखा हुआ। उसमें एक लड़की की कहानी है। उस लड़की का नाम है मृणाल, ठीक है। वो किसी बच्चे की बुआ है, प्रमोद नाम के बच्चे की बुआ है। प्रमोद ने लिखा है अपनी बुआ के बारे में। उसकी बुआ हमेशा घर में रही, उसका शादी ब्याह मतलब रिश्ते नहीं बने, उसके शादी भी नहीं, मतलब वैवाहिक जीवन भी उसको नहीं मिल पाया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति ऐसे जीवन में होगा उसके अंदर बहुत सारी उत्कंठाएं, इच्छाएं तो होंगी। जीवन में ऐसा है नहीं, पराधीन है, घर से निकलने तक की छूट नहीं है। अब उसके मन में ये जो बेचैनी है ना कि मुझे स्वाधीनता मिले, इसको व्यक्त करने का एक दृश्य आता है कि प्रमोद है, पतंग उड़ाने का सीन है, और मृणाल प्रमोद से कह रही है कि प्रमोद, मैं पतंग होना चाहती हूं, मैं पतंग की तरह से उड़ना चाहती हूं। अब ऐसे संकेतों के माध्यम से ये बताना कि चरित्र के मन के भीतर अपनी पराधीनता को लेकर कितनी बेचैनी है, ये सब तरीका जो होता है। और एक दुनिया समानांतर तो भरी हुई है इन चीजों के साथ, इन्हीं चीजों से भरी है कि मन के अंदर क्या होगा। एक कहानी आपने पढ़ी होगी, मछलियां। उसमें एक दृश्य आता है कि नटराजन गया है चाय पीने के लिए, और जो नायिका बहुत गुस्से में है, उसको लगता है कि उसका वो जब जब किसी से प्रेम करती है उसको छीन लेती है दूसरी वाली लड़की जो है। उसके मन में बहुत गुस्सा है, और अचानक एक वाक्य आता है, और चाय का पानी उबलने लगा। अबे चाय का पानी नहीं उबल रहा है,
ये उसके अंदर का गुस्सा उबल रहा है। अब ये प्रतीक भी है क्योंकि गुस्सा उबल रहा है। और अवचेतन की बातें या अंतर जगत की बातें सीधी भाषा में कहीं भी नहीं जा सकती, प्रतीकों में ही कह सकते हैं। तो अभी ऐसे कई जिक्र मैं आपको बताऊंगा जहां आप समझेंगे कि अंतर जगत कैसे कहानियों में प्रतीकों के माध्यम से आता है। संश्लिष्ट संवेदना का मतलब क्या है? संश्लिष्ट ऐसा शब्द है जो साहित्य में खूब चलता है। इसी शब्द को देखकर मैंने कहा था कि एक अपनी डायरी बना लीजिए जिसमें वो सारे शब्द नोट कीजिए जो शब्द आपके लिए नए हैं। संश्लिष्ट का मतलब संश्लेषित, संश्लेषण का मतलब है अलग अलग चीजों को जोड़ देना आपस में। तो कंबाइंड जैसा समझ लीजिए, समग्र, जिसमें बहुत सारी संवेदनाएं आपस में जुड़ी हों, बहुत गहराई से जुड़ी हों, इसको बोलते हैं संश्लिष्ट। तो अगर लिखा हो कि यह कहानी संश्लिष्ट संवेदना की कहानी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें केवल एक बात नहीं कही गई है, एक से ज्यादा बातें संवेदना में एक साथ जोड़कर कही गई हैं। स्पष्ट हुई ये बात? ईदगाह कहानी की संवेदना में कंट्रास्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, कृपया इसे समझा दीजिए। देखिए, ऐसे 8-10 शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं किंतु हिंदी समीक्षा में इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है दो विरोधी चीजों को आमने सामने रखकर उनके विरोध के माध्यम से बात को समझाना। मैं कुछ एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक तो ये एस्थेटिक्स का नियम है। आप देखेंगे दो तरह के ड्रेसिंग सेंस दिखती है। एक तो ये कि किसी ने सफेद शर्ट पहनी है, सफेद ही ट्राउजर पहन लिया है, सफेद ही बेल्ट है, सफेद ही जूते हैं। फिर आप देखते बोलेंगे नमस्ते नेताजी, क्योंकि वो तो एक यूनिफॉर्म तय हो गई है उस क्लास के लिए कि वो ऐसा पहनेंगे। लेकिन आमतौर पर जैसे आप खुद सोचते होंगे, अगर आपने डार्क शर्ट पहन ली है तो आप जो ट्राउजर्स पहनेंगे या जीन्स पहनेंगे वो थोड़ी सी लाइट होगी या ठीक उसी रंग की होगी? थोड़ी सी लाइट होगी। लाइट शर्ट तो डार्क ट्राउजर्स पहन लेंगे। ये कंट्रास्ट का नियम है, क्योंकि कंट्रास्ट में दोनों चीजें एक दूसरे को सुंदर बनाती हैं। एक की बैकग्राउंड में दूसरे की सुंदरता उभरती है, दूसरे का मर्म उभरता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देकर समझाता हूं। दुनिया में बहुत अमीरी भी है, दुनिया में बहुत गरीबी भी है, और हम सब अलग अलग आर्थिक स्थिति में रहते हैं। हमें अपने से ऊपर वाले हमेशा लुभाते हैं कि काश हम भी वैसे होते, और नीचे वालों को देख के लगता है कि बच गए, बाल बाल बच गए हम लोग। तो एक बार एक पत्रिका ने कैलेंडर निकाला अपना साल भर का। तो जब मैं विद्यार्थी था उस समय की बात है, वो कैलेंडर मैंने देखा और वो देख के मतलब लगा कि कंट्रास्ट इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसमें क्या था, जैसे जनवरी फरवरी हर महीने के लिए एक पेज था, और किया सिर्फ इतना था कि उसमें ये कैलेंडर है, नीचे जनवरी का पूरा डेट्स वगैरह हैं और 2 फोटो लगा रखी थी। जो दाईं तरफ फोटो थी वो एक अमेरिका या यूरोप, पश्चिमी यूरोप की एक छोटी सी बच्ची थी, वही 4-5 साल की बच्ची होगी, पेट के बल लेटी हुई ऐसे करके, और पीछे पैर हवाई जैसे तरह उठा रखे थे, खेलने की मुद्रा में थी। और उसके पास एक वो जो टेडी बियर होता है, रुई का भालू, वो था। बहुत प्यारा टेडी बियर, उतनी ही प्यारी वो टमाटर जैसा मुंह था उसका, क्योंकि जिन बच्चों को पोषण अच्छा मिलता है वो टमाटर जैसे हो ही जाते हैं, बाकी करेले हो जाते हैं। क्या करेंगे, ये तो आप जो खाएंगे पिएंगे, जैसा जैसा पोषण मिलेगा वैसे ही आप हो जाएंगे, कि तो वेल एस्टेब्लिश्ड सिद्धांत है। उसको देख के दुनिया भर की ममता उमड़ जाएगी किसी की भी, इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। और ये उसको देख के लग रहा था कि सुविधाएं भरी पड़ी हैं। एक रुई का भालू उसके हाथ में, 3-4 भालू नीचे पड़े हुए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई के कुत्ते भालू सब वहां पड़े हुए थे, टेडी डॉग्स, टेडी बियर्स जो भी होते हैं, गुड्डे गुड़ियां। उसके साथ में दूसरी तस्वीर थी, वो सोमालिया की थी। सोमालिया का एक बच्चा जिसकी अंतड़ियां नजर आ रही हैं, भूख के मारे उसकी त्वचा सूख गई है पूरी की पूरी, उसकी हड्डी मतलब उसका एक्सरे करने की जरूरत ही नहीं, एक्सरे स्थायी रूप से हो रहा है उसका, सारी अंतड़ियां बाहर निकलने को बेताब दिख रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि वो कितना पतला, कितना कमजोर होगा। और वो एक सड़क क्या, मिट्टी की पगडंडी पर बैठा हुआ है, उसे भूख लग रही है बहुत तेज, और उसके एकदम पड़ोस में एक मानव की सिर की हड्डी पड़ी है और कुछ हाथ पैर की हड्डियां पड़ी हैं। और वो हड्डी को इस निगाह से देख रहा है, सिर की हड्डी को, कि क्या मैं इसको खा सकता हूं? भूख लग रही है उसको बहुत तेज।
अब देखिए कैसा चेहरा बन गया आप लोगों का, ऐसा करके डरिए मत, है ना। यही कंट्रास्ट होता है। दो धुर विरोधी चीजों को आमने सामने ऐसे रखना कि उनको देखते ही सामने वाला रियलाइज कर ले कि सच क्या है, दुनिया का सच क्या है। तो अच्छे साहित्यकार अपनी रचनाओं में कंट्रास्ट को लेके आते हैं, चरित्रों के बीच में ले आते हैं, स्थितियों में ले आते हैं, उससे वो रियलाइज करवाते हैं पाठक को कि जीवन का सच क्या है। उत्तर लेखन में पात्रों के नाम को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। हाँ, एक अर्थ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक ही कहानी की बात चल रही है, मान लीजिए 2-3 पात्रों के नाम आए हैं, अगर कर देंगे उदाहरण में तो अच्छा लगेगा। सिंगल में कीजिएगा, डबल मत कीजिएगा। एक आध शब्द हो, 3-4 शब्द हो तो सिंगल, पूरा वाक्य हो तो डबल में कीजिए। ये एक सामान्य नियम है। हाँ, पहली बार आप उदाहरण में कर दीजिए, उसके बाद छोड़ भी सकते हैं। कम से कम पहली बार आने से एक स्पष्ट संकेत हो जाएगा कि ये नाम एक उदाहरण है, उसके बाद फिर चल जाएगा। सवाल: प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। इस धारा के रचनाकार समाजवादी यथार्थवाद के समर्थक हैं, जिसके अनुसार जीवन यथार्थ की खोज आर्थिक परिस्थितियों में की जानी चाहिए। यहां आर्थिक परिस्थितियों से क्या तात्पर्य है? वही हैव्स हैव नॉट्स, अमीर गरीब, कि अमीर क्यों अमीर हो गया, गरीब क्यों गरीब रह गया, इसको समझना होगा और इसमें छिपे हुए शोषण और दमन को समझना होगा। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं समाजवादी यथार्थवाद। अज्ञेय की भाषा में बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता का गुण दिखाई देता है। बिंबात्मकता से क्या तात्पर्य है? भूल गए वो वाला दृश्य याद है आप लोगों को? बिंब का मतलब कि पढ़ते हुए मन में चित्र बनते जा रहे हैं। बिंब होने का गुण बिंबात्मकता है, प्रतीक होने का गुण प्रतीकात्मकता है। और प्रतीक का मतलब कह कुछ नहीं है, मतलब कुछ और निकल रहा है। जैसे मैं प्रतीक समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं क्लास में बच्चों को, तो आपको देता हूं, शायद अभी उससे बात और समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि बाप और बेटा बैठे हैं। बाप भारतीय प्रकृति का बाप है, जो मानता है कि बेटे की सुताई के बिना वो इंसान नहीं बनता है, ठीक है, उस प्रकृति का इंसान है। और बच्चा 12, 14, 15 साल का है, जो खूब पिट पिट के बड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी पिटाई बाकी है उसकी, क्योंकि अभी वो पूरा इंसान बन नहीं पाया है। तो बच्चा कुछ शरारत कर रहा है बाप के पास आके, और बाप के पास आके बोल रहा कि पापा आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, पापा मैं ठीक नहीं, आप करते हो, अच्छी बात नहीं पापा, ये गलत। बाप के पास एक केतली है और अपने गिलास में पानी भर रहा है, थोड़ा सा भरा है, वो बोलता जा रहा है। और बाप ने इतना कहा कि देखो बेटा, ये जो पानी भर रहा हूं ना, जब तक जगह है भरेगा, और जब पूरा हो जाता है ना, फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर बच्चा चुपचाप चला जाता है वहां से। अब उसने क्या कहा और क्या भाव गया, दोनों समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? उसने कुछ नहीं कहा, उसने इतना ही कहा कि बेटा, जितनी जगह होती है पानी उतना ही आता है, उसके बाद बाहर गिरता ही गिरता है, ठीक है। तो बच्चा चला गया। बच्चे ने क्या समझा? वो समझ गया कि भैया बहुत गुस्सा आ रहा है, अब जितना झेल पाएंगे झेलेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है कि चुपचाप निकल जाओ यहां से, ज्यादा ड्रामा मत करो, ठीक है। ये है प्रतीक, कहा कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाला समझ गया कि क्या कहने की कोशिश चल रही है। बड़े सारे सवाल पूछते हो आप लोग। आत्मकथा शैली का मतलब है अपनी कहानी के रूप में बात को लिखना, कि मैं ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, इस तरह से। इड, ईगो, सुपर ईगो आज समझेंगे। अच्छा, कल ये छूट गया ना? हाँ हाँ, ठीक है। सर्जक प्रकृति, सर्जन, सर्जना का मतलब क्रिएशन, सर्जन मतलब क्रिएशन, सर्जन में सर्जक यानी क्रिएटर, जो क्रिएट करता है। तो सर्जक प्रकृति मतलब क्रिएटिव नेचर, किसी की बहुत क्रिएटिव नेचर है तो सर्जक प्रकृति कहेंगे। और सार्थ का अस्तित्ववाद, वो आज समझना है हमें। एक है पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक, भूल गए आप लोग? कौन सी कहानी पहली बार आई थी? उसने कहा था, किसने कहा था बताओ? उधम सिंह ने कहा था।
चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है, कहानी है उसने कहा था। ठीक है, 3 शब्द हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। अभी समझते हैं। हिंदी में कुछ स्थानों पर ए व कहीं ये का प्रयोग करते हैं। अंतर बता दीजिए। दिए, दिए, ये भी कर देते हैं अभी। बाकी तो वही है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। चलिए जल्दी से खेल खेलते हैं। अब लोग बताइए कौन सा शब्द सही है। एक तो है ये, इनमें से कौन सा ठीक है बताइए। दोनों सही हैं। अगर एक ही शब्द का उच्चारण जिसका एक ही तरह से होता हो, अगर वो 2 तरह से लिखा जा सकता है, तो ये उस लिपि की कमजोरी है। एक ही बात को 2 तरह से लिखा जाना या 2 तरह की बातों को एक तरह से लिखा जाना, ये लिपि की कमजोरियां मानी जाती हैं। हिंदी की कमजोरी है, देवनागरी की कमजोरी है। ये दोनों ठीक हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा हूं कि इनमें से कौन सा ज्यादा ठीक है और कौन सा कम ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा ठीक है ज्यादा? ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला ठीक ही होता है, नीचे वाला ही गलत होता है। ठीक है, देखिए इसका सही नियम क्या है। ये दोनों ठीक माने जाएंगे, लेखन में भी और मुद्रण में भी दोनों ठीक माने जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका जो मन करे धूमधाम से लगा के आ जाइए, तनाव मत लीजिए। लेकिन अगर आपका मन करे कि कल को कोई आपसे पूछे और आप अच्छा जवाब दे सके उसको, और आप कह सके कि देखो मेरी समझ तुम्हारी समझ से बेहतर है हिंदी को लेकर, तो आप क्या करेंगे? तो मैं बड़ा पसोपेश में रहा इसको लेकर कई साल तक। तो फिर मैंने अंत में नियम क्या बनाया कि हम हर जगह ए का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने दृष्टि की मैगजीन और बुक्स में नियम बनवा दिया कि सब जगह ए का करो ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। लेकिन उससे भी बेचैनी कम नहीं हुई। फिर हमने जो भारत सरकार का सुझाव है उसको फॉलो किया, और अब अमूमन हम वही फॉलो करते हैं, मैगजीन में भी और नोट्स में भी। आपके सरकार का सुझाव है कि जो उच्चारण के ज्यादा नजदीक है उसका इस्तेमाल कीजिए, इतना ही सुझाव है। तो अब देखिए, आप उच्चारण बताइए। इन दोनों का उच्चारण कौन करके बताएगा? हाँ बताइए, ऊपर वाले का बताइए। गए, और इसका ये भी गए। अंतर क्या हुआ? ये तो बात है नहीं। ऊपर वाले का है गए, नीचे वाला गए। गए, गए, ऐसे है। आपको अगर इस उच्चारण को ठीक से समझना हो तो आज ही पुरानी वाली देवदास फिल्म देखिए, बहुत पुरानी है। ये वाली नहीं जो शाहरुख खान वाली है, वो नहीं है। मार डाला वाली नहीं, उससे बहुत पहले। और देवदास का लेटेस्ट देवडी है, वो तो मत देखिएगा। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो देवदास है। देवडी अनुराग कश्यप ने बनाई थी, वो देवदास का भरता कैसे बनाया जा सकता है उस फिल्म का, उस पर है। अच्छा प्रयोग था वो भी। तो पुरानी देवदास जो है जिस जमाने की ना, वहां लोगों का उच्चारण ऐसा ही होता था। तो पारो और देवदास आमने सामने आ गए हैं। उस जमाने में जिंदगी बहुत स्लो थी, तो फिल्में बहुत स्लो होती थी, बहुत ही स्लो। आप देखेंगे तो तड़प जाएंगे कि आगे बढ़ो ना भाई, जल्दी खत्म करो ना यार, एक ही बात को तुम क्यों 1 घंटे में कहते हो। तो टेस्ट मैच के जमाने से 2020 का जमाना आ चुका है। आज के जमाने के बच्चे को आप कहीं टेस्ट मैच देख लो तो वो नहीं झेल पाता है। ठीक वैसी आप लोग उस फिल्म को झेल नहीं पाएंगे। तो उसमें देवदास आ गए, पारो पूछ रही है, देवदास तुम आ गए? देवदास कह रहे हाँ पारो मैं आ गया। फिर पूछ रही है, देवदास तुम सचमुच आ गए? इतने में एक ऑडियंस कह रहा है, अरे आ गया भाई, आगे आगे बात बढ़ाओ, आगे तो बात तो करो आगे। कितनी बार कंफर्म करोगी आ गया? सामने खड़ा हुआ। बारह पूछ रही आ गए, आ गए। लेकिन हमारी रुचि इसमें नहीं है कि आए कि नहीं आए, इसमें हमारी रुचि है आ गए। समझ रहे? आ गए इसमें। अब तो इनमें से आप कौन सा उच्चारण करते हैं? दरअसल ऊपर वाला है ना, तो ये ज्यादा ठीक है। ये जब आप बोलते ही नहीं तो क्यों लिखते हैं भाई? आ गए तो ए लगाइए, ये क्यों लगाएंगे? अब इसको देखिए, बोलिए, दोनों को फिर से बोलिए। लीजिए, ये वाला है लीजिए, तो ये क्या है? नीचे वाला लीजिए और ऊपर वाला लीजिए, लीजिए। और ये लीजिए
सही तो है? लीजिए लीजिए। गलत बोल रहा हूं क्या? आप ठीक कर दीजिए मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। लीजिए लीजिए, यही तो है, इसमें क्या गलत बोल रहा हूं? तो इनमें से कौन सा बोलते हैं आप लोग? नीचे वाला बोलते हैं। तो ज्यादा सही कौन सा है? ये वाला है। ये गलत है, लेकिन चलते दोनों हैं। डरना नहीं है, जैसा मन है लिखिए धूमधाम से, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता, उसका मुंह तोड़ जवाब दे के आना और बता देना कि मैं देवदास और पारो नहीं हूं कि मैं बोलूंगा आप आ गए। हम तो बोलेंगे आप आ गए। चलिए, जो काम की बात छूट गई है, 2 शब्द हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। सार्थ को तो मैं अभी नई कहानी के साथ पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जो सिगमंड फ्रॉड हैं, यानी कि फ्रॉइड हैं, कई लोगों ने इनको फ्रॉड कह दिया ना, नाराज हो गए थे। इन्होंने चेतन, अवचेतन, अचेतन मन की व्याख्या करने के साथ 3 शब्दों का जिक्र और किया, जिनको बोलते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो। अगर आप लोगों ने इथिक्स पढ़ा है मेरे भूत से, मतलब वीडियो क्लास में अगर पढ़ा है, तो उसमें यह सिद्धांत बहुत विस्तार में समझाना पड़ता है, क्योंकि इसका संबंध इथिक्स से बहुत ज्यादा है, नैतिकता से बहुत ज्यादा है। अच्छा, फ्रॉइड को पढ़ के लगता जरूर है कि एकदम सही पहचाना कमबख्त ने, एकदम सही टटोल लिया है। और दरअसल ये हर विचारक, हर दार्शनिक को पढ़ के लगता है कि आज जाके फाइनल सत्य मिला है, और 2 दिन में पता लगता है कि नहीं वो फाइनल नहीं था, आज वाला फाइनल है। ये हर विचारधारा पढ़ते हुए आपको लगेगा। जब आप विचारों की दुनिया में प्रवेश करते हैं ना, तो आप कोरी स्लेट लेके जाते हैं, और हर विचारक आपको ऐसा प्रभावित करेगा, आप दंग रह जाएंगे। लेकिन 4 दिन बाद और अच्छा आ जाएगा, और धीरे धीरे दिमाग का दही हो जाएगा कि इतने सारे विचारक हैं, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा कौन सा सही है, क्योंकि फाइनल आज तक हुआ ही नहीं है। तो आप कैसे फाइनल करेंगे? कोई भी नहीं कर पाया है। देखिए, हमारे मन में एक मन है जिसका संबंध इच्छाओं से है, या और ज्यादा शब्द है वासनाएं। इच्छा और वासना एक ही बात है। जो इच्छा ज्यादा लुभाती है, जिसकी गिरफ्त में हम ज्यादा आते हैं, उसको वासना कह देते हैं। तो इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, अंग्रेजी में एक शब्द है डिजायर्स, कि हमारा मन करता है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। जो लालच मन में होता है उस सबको इसमें शामिल कर लीजिए। तो हम सबके मन में एक हिस्सा है जो हमें ललचाता है, जो कहता है कि ये भी कंज्यूम कर लो, वो भी कंज्यूम कर लो। इस हिस्से को बोलते हैं इड। ठीक? तो ये बताएं कि इड जो है वो पैदा होते ही पहले से होता है, या समय के साथ विकसित होता है? समय के साथ होता है। यानी जो बच्चा पैदा हुआ उसी इच्छाएं नहीं होती उसके अंदर, उसके अंदर इच्छाएं नहीं होती। जो बच्चा पैदा हो गया है ना, अगर 2, 4, 5, 10 दिन का है, मतलब फाइनल हो गया कि अब जिएगा, आप एक बार उसको गोदी में उठा लीजिए और एक बार झूला देके सुला दीजिए उसको। उसके बाद आप हिम्मत करके दिखा दीजिए कि बिना झूले के सो जाए वो एक बार। बच्चे दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, भगवान जैसे होते, शैतान एक नंबर के। उनको आप भगवान मत समझिएगा, उनसे बड़ा शैतान दुनिया में कोई नहीं होता है। इतना लालची, इतना स्वार्थी, इतना जिद्दी इंसान और कोई नहीं जितना कि बच्चे होते हैं। अब जब कोई बच्चा परिवार में पहली बार होता है ना, तो दादा दादी अपना ज्ञान देते कि बेटा झूले मत देना इसको। लेकिन माँ और बाप पहली बार उस प्रोसेस में, क्यों नहीं देंगे झूले, दुनिया भर के बच्चे झूले झूल रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं झूलेगा झूले। तो बाप ऐसे ऐसे करता है उसको, सो जा ऐसे करता है। तो बच्चा समझ जाता है कि चलो सही पीस मिल गया मुझे, और उसके बाद वो सोएगा ही नहीं, तो झूला नहीं मिलेगा उसको, रोएगा धाड़ धाड़ के। अब सब परेशान है, क्यों भाई, पेट में दर्द है, क्या दर्द है, कुछ नहीं है, जैसी ऐसे किया चुप। अब बाप का यही हो जाता है, और ऐसी हालत है कि बाप ऑफिस जा रहा तब भी ऐसे करता रहता है बेचारा। क्या करे, क्योंकि बच्चा लालची है, उसने लालच में ऐसा कर दिया। जहां आपने उसकी एक इच्छा को दबाया, वो तबाह कर देगा आपको, रो रो के। उसको पता है कि रोना कहाँ है, गेट के बाहर जाके रोएगा, ताकि पड़ोसियों को पता लग जाए कि मेरे घर में मेरा शोषण हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। तो वो इतना चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के रोएगा कि आप अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उसकी बात को मान लेंगे। अच्छा आओ, ले लो ले लो ले लो। बहुत शातिर होते हैं बच्चे, आप उनको हल्के मत लीजिए।
तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों की इच्छाएं जन्म के समय से होती हैं या बाद में आती हैं? पहले से, हमेशा से, प्राकृतिक है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ना थम्स अप या कैंपा कोला की एक बूंद चटा देते हैं, और उसके बाद बच्चों की हरकत देखिए, बोतल की तरफ मुंह है पूरा का पूरा, फिर बोतल हटा ली, कूद के पीछे चले गए, कहां पर है, फिर उसकी माँ दूध की बोतल लेके पी रहा क्या बकवास पिला रही है। काम की चीज आई थी बीच में, 2 बूंद जिंदगी की आई थी बीच में, वो चली गई हाथ से, और फिर वो जब तक नहीं पी लेगा उसको मानेगा नहीं। तो लालच पैदाइशी होता है, हम बचपन से ही घोर लालची किस्म के लोग हैं, हम भी हैं, बाकी लोग भी हैं। अब ये बताएं कि ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं केवल समय के साथ चेंज होती रहती हैं, बस, और कुछ नहीं होता है। मतलब आप हर उम्र में किसी ना किसी के लिए जान दे रहे होते हैं, और 10 साल बाद समझ में आता है कि उसके लिए क्यों दे रहे थे। मैच्योरिटी का इतना ही मतलब है बस। तो 3-4 साल की उम्र में खिलौने के लिए जान दे रहे थे, 13-14 की उम्र में दोस्तों के लिए, 23-24 की उम्र में उसके लिए, इतना ही अंतर है। और हर 10 साल बाद समझ में आता है कि पागल था मैं, क्या किसके लिए जान दे रहा था या दे रही थी, उस घोंचू के लिए जान दे दी, पागल, क्या मतलब था। इसको बोलते हैं उस स्थिति से बाहर निकल जाना, मैच्योर हो जाना। ठीक है, तो इच्छाएं समय के साथ चेंज होती है, खत्म नहीं होती। अंत में बूढ़ी काकी बन के सारी इच्छाएं जीभ पे केंद्रित हो जाती है, जीभ लपलपा रही है कि मरने से पहले क्या क्या खा लूं, हर चीज खाने पीने का मन करने लगा है। तो हम लोग इच्छाओं के बंडल हैं, बंडल ऑफ डिजायर्स हैं। तो ये हमारा इड वाला हिस्सा है। ये सिर्फ मनुष्य में होता है या पशुओं में भी होता है? तो मनुष्य में भी होता है और पशुओं में भी होता है, पशु पक्षी किसी में भी। आप किसी पशु पक्षी को लालच देंगे तो वो आपके लिए मुरीद हो जाएगा। अभी गली मोहल्ले में कोई कुत्ता हो, गाय हो, जो मतलब थोड़ा खूंखार भी है, मान लीजिए कोई कुत्ता है, कुछ मत कीजिए, आप एक रोटी लेते हुए चुटकी बजाते हो जाइए उसके पास, एक रोटी खिला दीजिए उसको। रोटी तो टेस्टी है, उसमें थोड़ा सा नमक वमक लगाए, घी लगा के खिलाइए उसको। अगली बार से आप गली के मोड़ पे आएंगे, उसकी पूंछ हिलने लग जाएगी ऐसे आपको देख के। और पूंछ हिलने का मतलब है कि उसका मूड ठीक है, इस समय बहुत खुश फील कर रहा है आपको देख के, और इसका मतलब आप खतरे में नहीं है। बाकी दुनिया खतरे में है तो है, लेकिन आपके लिए वो जान लगा देगा, सबको काट लेगा आपके लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि लालच है ना। और जिस दिन आपने एक मिठाई खिला दी, उसके बाद तो घर के नीचे आके बैठ जाएगा। तो सबके अंदर ईड होती है, ठीक। तो पशुओं का क्या होता है कि उनका ईड ही सब कुछ है, उसी से अपना काम चला लेते हैं। मनुष्य दुनिया का अकेला प्राणी है जिसके पास एक तीसरी चीज होती है। आप सोचेंगे दूसरी तो आई नहीं बीच में, उसकी खास वजह है, तीसरी के बाद दूसरी पर जाएंगे। सुपर ईगो का मतलब है नैतिक मन। कभी ऐसा आपके साथ होता है कि कुछ करने का मन कर रहा है और मन के अंदर से कोई कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, गलत बात है? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अक्सर होता होगा, है ना। और इस उम्र में ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस उम्र में डिजायर सबसे ज्यादा होती हैं, और इस उम्र में उन डिजायर्स को रोकने वाला मन भी उतना ही हावी हो जाता है। बचपन के संस्कार भी हावी रहते हैं। तो सुपर ईगो का संबंध बेसिकली जो आपके संस्कार है ना, जो पेरेंट्स ने पट्टी पढ़ाई है बचपन से ही, और स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाई है, उन सब से है। नैतिक मूल्य वगैरह वो सारे इसमें आते हैं। अब ये डिपेंड करता है किसी बच्चे को कितने नैतिक मूल्य मिले, कितने संस्कार मिले, कैसा परिवेश मिला, कैसा परिवार, कैसा स्कूल, कैसा कॉलेज, उस सबसे तय होता है। सबकी डिग्री ऑफ सुपर ईगो अलग अलग होती है, सबकी डिग्री ऑफ इड भी अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की मूल प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग वासनाओं के पुतले होते हैं, कुछ को वासनाएं उतना परेशान नहीं करती हैं, वो उनका नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर 2 मन है, एक है जो इच्छाएं पैदा करता है, दूसरा है जो इच्छाओं को कंट्रोल करता है और समझाता है कि नहीं ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये नैतिक नहीं है, समाज के सब ठीक नहीं है। पापा ने क्या कहा बेटा दिल्ली में, मम्मी ने क्या कहा था कि बेटा बहू मत लेके आना, कहा था ना मम्मी ने। तो ये वाला मन जो है ना, इसको बोलते हैं सुपर ईगो, जो आपको इच्छाओं के रास्ते पर अंधे तरीके से बढ़ने से रोकता है। अब आदमी बेचारा क्या करे? आमतौर पर जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि एक तरफ से इड जोर लगा रहा है, एक तरफ से सुपर ईगो जोर लगा रहा है, गुत्थम गुत्था है आपस में। ऐसा व्यक्ति हाईली कंफ्यूज होता है।
इतना कंफ्यूज कि समझ नहीं पा रहा क्या करूं। जैसे आप लोग जिस दौर में अभी, मतलब आप या आपके फ्रेंड जिस दौर से गुजर रहे होंगे ना, उसमें जो BF-GF का दौर होता है उसकी बात कर रहा हूं। कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार उसकी तरफ से प्रस्ताव है, सब ठीक भी लग रहा है, लेकिन पापा को प्रॉमिस किया था तो मना कर देते। फोन किया, देखो मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं हाँ बोल सकता हूं, तुम अपना बैच चेंज करवा लो। तुम नहीं करवाओगी तो मैं करवा लेता हूँ। वो कह रही है बैच क्यों चेंज करवा लूँ? नहीं तो नहीं, क्या दिक्कत है, पढ़ाई करो। नहीं, मैं उस बैच में आता हूँ तो मैं देखता हूँ तो फिर मैं बहक जाता हूँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, फिर मैं बैच ही चेंज करवा लेता हूँ। ये चाहे बैच चेंज कर ले, चाहे नेहरू विहार से मुखर्जी नगर चला जाए, नदिया के पार चला जाए, लेकिन इसका मन मानेगा तो है नहीं। ये ड्रामा तो करना जरूरी है थोड़ा बहुत। ये पूरी ताकत लगा रहा है। नहीं, अब शाम को अचानक आमना सामना हो गया। उसने इतना ही कहा कि मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? अब इसका मन कर रहा कि मैं सीना फाड़ के दिखा दूं कि इस सीने में तुम्हारे सिवाय किसी का नाम भी नहीं है, नेम प्लेट तुम्हारी लगी हुई है दिल के अंदर। लेकिन अब शाम का समय है, थोड़ा मौसम भी ठीक ठाक है, और इमोशंस में कह दिया कि यार तुम्हारे बिना जीवन में कुछ है ही नहीं। उसने कहा पापा से इतना डरते हो? अरे देख लेंगे उनको भी, आज तुमसे कह रहा हूं, फाइनल है, राजपूत हूं, ध्यान रखना, जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। वो बड़ी खुश है कि देखो कितना सज्जन किस्म का व्यक्ति मिला है, सीधे जान देने की बात कर रहा है। अभी रात हो गया, पढ़ने के लिए घर से फोन आ गया, पापा कह रहे बेटा ठीक चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ पापा ठीक चल रहा है, और बाकी सब ठीक चल रहा है। इसने कुछ कहा नहीं। पापा ने कहा बेटा ध्यान रखना, मुझे बीमारी फेफड़े की भी है, लीवर की भी है, और डॉक्टर ने कहा है कि मैक्सिमम 2 साल मेरे हाथ में है, और तुम्हारी माँ को डिप्रेशन है ही। तुम्हारा रिजल्ट अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम झेल लेंगे, पर कुछ और नहीं झेल पाएंगे इसके अलावा। एक साथ 2 लाशें उठेंगी घर से, तो बेटा देख लेना। अभी अभी शाम को वायदा करके आया था बेचारा, अभी 2 घंटे पहले राजपूत बन के आया है। अब बात करके इसका मन बैठ गया, इतने में मैसेज आया, हाउ आर यू? HRU, हाउ आर यू? HRU। अब ये जवाब में लिख रहा है HMMMMM, कुछ लिखे नहीं रहा। उधर से सब ठीक तो है, अभी क्या करे? ये कह रहा है कि मुझे लगता है चीजें ठीक नहीं है, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और ये ठीक नहीं है। वो कह रहे कि 3 घंटे में इतना रासायनिक परिवर्तन कैसे हुआ भाई, कुछ तो समझाओ। ये जो दुविधाएं हैं ना, ये दुविधाएं क्यों है कि एक तरफ ये वाला मन जोर मार रहा है, शाम को ये मार रहा था जोर, उधर 2 लाशें आ गई बीच में अचानक सीन में। उसके बाद ये जोर मार रहा है कि जो माँ बाप का ना हो सका तो किसी और का क्या होगा। ऐसे डायलॉग्स बीच में आते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है जो माँ बाप का नहीं हुआ किसी और का हो गया। इसमें ऐसी कौन सी बात है इसमें कि नहीं हो सकता? हर किसी का कैसे हो सकता है कोई? लेकिन डायलॉग बड़े प्रभावित करते हैं। ये कंफ्यूज व्यक्ति है, और जब ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है इसको बोलते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, विखंडित व्यक्तित्व। आप नई कहानी पढ़ेंगे, उसमें विखंडित व्यक्तित्व की कहानी है। मेरा दुश्मन ऐसी कहानी है, मेरा दुश्मन स्प्लिट पर्सनैलिटी की कहानी है। एक व्यक्ति अपने अंदर इतना बंट गया है कि वो लगता है कि 2 व्यक्ति हैं, वो है एक ही व्यक्ति लेकिन लगता है कि 2 व्यक्ति हो गए हैं। और स्प्लिट पर्सनैलिटीज की फिल्में आपने देखी होंगी, जैसे वो दक्षिण भारत की फिल्म अपरिचित तो देखी ही होगी, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी की फिल्म है। एक ही व्यक्ति, उसको पता ही नहीं चलता कब कैसा हो जाता है, और 2 व्यक्तित्व तो उसके जीवन में चल रहे हैं। ऐसा तब होता है। बहरहाल, अगर ईड बहुत ताकतवर है तो सुपर ईगो को वो ओवर पावर कर लेगा, सुपर ईगो की चलने ही नहीं देगा। ऐसे लोग जंगली खूंखार टाइप के होते हैं, इनका ईड इतना ताकतवर है कि सुपर ईगो काम ही नहीं करता है। इनको शाम को शराब पीनी है, मान लीजिए पीनी है तो पीनी है, पैसे नहीं है तो 16 साल के बच्चे ने मां से कहा कि मां मुझे पैसे दो, मुझे शराब पीनी है। मां ने शराब के पैसे देने के बजाय ज्ञान देना ठीक समझा। मां ने कहा बेटा
ठीक बात नहीं है, तुम बड़े हो रहे हो। और इतने में वो कैसे चाकू लाया, माँ के पेट में चाकू घूम दिया। ये 3 दिन पहले की खबर है। एक 15-16 साल के बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी पैसों के लिए। सिर्फ इतना मामला है कि उसका ईड इतना हावी है कि सुपर ईगो कंट्रोल नहीं कर पाता उसको, या सुपर ईगो इतना कमजोर है कि ईड को कंट्रोल करने में समर्थ हो नहीं पाया। तो जितने हत्यारे, डाकू, रेपिस्ट हैं, मनोविज्ञान के हिसाब से वो बहुत तीव्र ईड और बहुत कमजोर सुपर ईगो के स्वामी हैं। समझ में आ रही है बात? उसके रिवर्स में है महात्मा टाइप के लोग। हालांकि महात्मा टाइप के लोग आजकल जेल ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सच्चे संत महात्मा उनकी बात कर रहा हूं। और उसके लिए आपको न दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत है, न भगवा वस्त्र पहनने की जरूरत है। आप साधारण कपड़ों में सूट बूट पहन के भी संत हो सकते हैं, और दाढ़ी और चोगे के बाद भी डाकू हो सकते हैं। तो कपड़ों से तो मत ही तय किया कीजिए कौन कैसा है। तो जो व्यक्ति बहुत कायदे का है ना, उसकी सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग होती है। ईड नहीं है ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर भी उतनी ही इच्छाएं जोर मारती हैं। इच्छाएं प्रायः सभी व्यक्तियों के अंदर लगभग बराबर जोर मारती हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। हाँ, कौन सी इच्छा है अलग बात है। जैसे एक सिगरेट नहीं पीने वाले व्यक्ति को सिगरेट की इच्छा जोर नहीं मारेगी, उसने कभी स्मोक किया ही नहीं, उसका मन ही नहीं करता। शराब की इच्छा, जो शराब नहीं पीता, उसको जोर नहीं मारेगी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता उन सब बातों से। लेकिन जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं वो तो जोर मारेंगी ही मारेंगी। प्रेम की इच्छा जोर मार सकती है, दोस्ती की इच्छा जोर मार सकती है, सुरक्षा की इच्छा कि मेरा घर सुरक्षित हो, मेरा परिवार सुरक्षित हो, ये इच्छा सबको जोर मारती है। तो प्राकृतिक इच्छाएं लगभग हर व्यक्ति को लगभग बराबर प्रभावित करती हैं। सुपर ईगो मजबूत होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखेगा। फिर ध्यान रखना है, इच्छा आने से नहीं रोक सकता है, इच्छा को अपने एक्शंस में कन्वर्ट होने से रोक देगा। किसी को देखकर उसके मन में भाव आया कि काश ये मेरी प्रेमिका होती है, मेरी प्रेमी होता, पर उसको पता है कि उसकी स्थिति और इसकी स्थिति में ऐसा कोई पेच है कि ये इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए। उसका इतना कंट्रोल है कि व्यक्त नहीं करेगा, न चेहरे से हाव भाव से, किसी भी तरह से ऐसा एहसास नहीं होने देगा कि उसके मन में ऐसा विकार आया है। नैतिक होने का इतना ही मतलब होता है। और ये वाला क्या है, किसी को देखते क्या बोलेगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये इस तरह का जंगली टाइप का आदमी है, क्योंकि इसको तमीज नहीं है कि कोई एक बड़े अच्छे आदमी ने कहा कि ये जो कह रहे हैं ना आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और ये जो कह रहे हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप अच्छा पढ़ने में अच्छी हैं और आप जरूर IAS बनेंगी और आपसे मतलब बड़ा प्रेरणा मिलती है, लफाजी का अंतर है, पैकेजिंग का अंतर है, कंटेंट समान है। अब भाव समझ रहे हैं, कंटेंट समान है। कंटेंट का मतलब दोनों के मन के भाव, दोनों की इच्छाएं, दोनों की मूल प्रेरणाएं समान है। उस दुष्ट को अंदाजा नहीं है कि कैसे बात रखी जाती है, वो सीधा मुंह फट है, सीधे बोल देता है। इसको पता है कि बदतमीजी नहीं करनी है, बहुत तमीज के साथ कायदे से इंसान की तरह बिहेव करना है, और इस बिहेवियर की वजह से सामने वाला व्यक्ति शायद उससे प्रभावित हो जाए, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अंदर ईड और सुपर ईगो जिस बिंदु पर मैच करता है, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए हिंदी शब्द क्या होता है एग्जैक्ट? साम्य बिंदु। हाँ, साम्य बिंदु। उस साम्यावस्था, हाँ वो भी ठीक है, साम्य बिंदु ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है ना, दरअसल इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप कह सकते हैं ईगो। ईगो का मतलब मन में इच्छा है जोर से, सुपर ईगो ने दबाई, थोड़ी इच्छा हुई है, और जिस बिंदु पर समझौता हो गया वो चीज हमारे एक्शन में सामने आ जाती है। और जो हमारा व्यक्तित्व बाहर दिखता है लोगों को, उसको ईगो कहते हैं। ईगो, अहम। बात स्पष्ट हुई? जब आप कुछ कहते हैं तो दरअसल आपके मन में ठीक वही होता है, या मन में गहरे संघर्ष के बाद कुछ निकलता है? गहरे संघर्ष के बाद। और संघर्ष किस किस के बीच में था ये सामने वाले को नहीं पता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि आपने कहा क्या, और जो आपने कहा, जो आपने किया, उसको बोलते हैं ईगो। इनका हिंदी नाम क्या है? इड को कुछ लोग बोलते हैं इदम। साहित्य में कहीं कहीं इदम अगर शब्द आए तो देख लीजिएगा।
ईगो को बोलते हैं अहम, और सुपर ईगो को कुछ लोग बोलते हैं परम अहम। इथिक्स में मत लिखिएगा इन सब बातों को, हिंदी के नामों को, उसमें ईडी को सुपर ईगो लिखिए, पर हिंदी साहित्य में कहीं कहीं ये शब्द प्रचलित हैं तो आए तो आप ध्यान रखिएगा। तो अब मैं अगर आपसे एक वाक्य में कहूं कि मनुष्य का पाशविक मन इड कहलाता है, मनुष्य का नैतिक मन सुपर ईगो कहलाता है। इन दोनों मनों की क्रिया प्रतिक्रिया द्वंद्व संघर्ष के माध्यम से जैसा एक बैलेंस बनता है जो बाहर दिखता है समाज को, उसको उसका ईगो कहते हैं। मनोवैज्ञानिक लेखक क्या चाह रहा है कि चरित्र का जो ईगो नजर आ रहा है उस ईगो के अंदर झांक कर देखे कि उसका इड और उसका सुपर ईगो कैसे काम करता है, उसके अंदर कितना संघर्ष चल रहा है, इसको देखे। और इसलिए वो अंतर जगत की यात्रा करता है, बहिर्जगत की यात्रा से उसका मन नहीं मानता है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद जो नया दौर है हिंदी कहानी के इतिहास का, उसको बोलते हैं नई कहानी। और नई कहानी को मोटे तौर पर आप 1955 से 1960 मान लीजिए, लेकिन हाँ कई कहानियां 1950 के आसपास से भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जनरली 1955 के आसपास का समय इसका मानते हैं। अब जैसे कल आपने नोट्स पढ़ा, उसमें जैनेन्द्र के बारे में कुछ लिखा हुआ, आपने पढ़ लिया, समझ गए हो ना आप लोग? कहानियों के नाम वाम लिख देंगे ना टिप्पणी में, बस इतना खुद करते रहिए, बाकी कंसेप्ट सारा मैं क्लास में समझा दूंगा। तो नई कहानी के बारे में जो समझने की बात है कि पहली बात तो नई कहानी की परिस्थितियां क्या हैं। आप जैसे ही परिस्थितियां समझ जाएंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ समझ में आता है, ये समझने के बाद कि क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो परिस्थितियां ये हैं कि एक तो 1947 में भारत हो गया था आजाद, कम से कम कागजों में तो हो ही गया था। और एक कवि थे नागार्जुन ने कविता लिखी, कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में। ये है कागज की आजादी। आजादी के नाम पर आम आदमी को कुछ नहीं मिला, वो ठन ठन गोपाल ही बना रहा। गोरी चमड़ी के लोग चले गए, काली चमड़ी के लोग आ गए। सत्ता उतनी ही केंद्रित थी। बहुत धीमी गति से परिवर्तन समाज में हो रहे थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थी, एक्सपेक्टेशंस का मामला है। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद चेंजेस नहीं आए, लेकिन लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई थी। इतने लंबे आंदोलन में हर समस्या के मूल में एक बात मान ली, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसान सोच रहे कि ये जाएंगे तो जमींदारी खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति को लगता है कि अंग्रेज चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अंग्रेज चले गए, हुआ कुछ नहीं। और तब एक दो साल में लोगों को लगा कि यार बिना बात के भगा दिया, इनके जाने से भी कुछ खास हुआ तो नहीं। और कुछ ऐसे दुष्ट लोग पावर में आ गए होंगे जिनको देख के और कुढ़न मचती होगी कि इनसे अच्छे तो वही लाट साहब थे। तो एक मोहभंग की स्थिति आजादी के कुछ समय के बाद, 1950 के दशक के बाद, मतलब 50 के दशक में पैदा होने लगी। ये लगने लगा कि ऐसे ही है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। मजा नहीं आया, क्योंकि जो सपने थे पूरे हो नहीं पा रहे थे। जैसे आप आईएएस या आईपीएस बनेंगे तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद आप मोहभंग से गुजरने लगे, हो सकता है। ये भी हो सकता है सोचिए कि अरे यार इतना तो नहीं सोचा था, इसमें तो और ज्यादा मजे आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं तो ज्यादा संभावना है कि मोहभंग हो सकता है। आपको 2-4 साल में लगने लगे कि आप दरअसल कुछ कर नहीं पा रहे जो आपने सोचा था। हाँ, सिस्टम है, पावर है, सब चीजें हैं, लेकिन जो सोचा था ना वो नहीं कर पा रहे। और तब कौन सी स्थिति आएगी? मोहभंग की स्थिति आ जाएगी। अब ठीक इसी समय एक नया ट्रेंड हमारे देश में शुरू हुआ, शहरीकरण का। जैसे देश आजाद हुआ, दिल्ली का महत्व बढ़ने लगा। हर फील्ड के अच्छे लोग दिल्ली सेटल होना चाहने लगे, और भी नए नए शहर बनने लगे। नेहरू के होते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना ही था, उससे एक ट्रेंड बना कि लोग शहरों की ओर ज्यादा जाएं। लेकिन शहर जो होता है ना, शहर केवल एक भूगोल नहीं होता, शहर एक संस्कृति भी होता है। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, उनका एक वाक्य है, अर्बनाइजेशन इज ए वे ऑफ लाइफ। शहरीकरण एक जीवन शैली है।
उसका लेखक का नाम लुइस कुछ है, लुइस के पहले वाला मैं भूल रहा हूं। वो डेमोग्राफी में एक अच्छा विचारक बना जाता है। बहरहाल शहरीकरण में क्या होता है, जैसे गांव का शहर बनेगा, क्या होगा जब आप शहर में आते हैं। आप तो दिल्ली में ना गांव में रहते हैं बेसिकली, मुखर्जी नगर तो एक गांव है, नेहरू विहार भी एक गांव है। गांव का मतलब ग्रामीण शैली है जीवन की। शहर का शहरीपन तब समझ में आएगा जब आपको पहली बार अकेलापन महसूस होना शुरू होगा। विद्यार्थी जीवन में अकेलापन प्रायः नहीं होता है, बल्कि आप अकेलेपन की तलाश में रहते हैं। हर समय 4 पड़ोसी घुसे रहते हैं कमरे के अंदर, गप्पें चलती रहती हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, दरवाजा बंद कर लिया है, किसी को बोल के बाहर ताला लगवा दिया है आपने, बाहर एक कागज चिपका दिए है, एंटर एट योर ऑन रिस्क, साथ में 4 हड्डियां बना दी हैं ताकि लोग डरें आपके कमरे में आने से। बाहर ताला भी लगवा दिया है, खिड़की से चाबी लेके अंदर से बंद करके पर्दा वर्दा लगा के पढ़ रहे हैं। पर वो बाहर वाले जो आपके दोस्त हैं वो इतने, मतलब क्या है, वो शब्द ठीक नहीं होगा बोलना यहाँ पर, वो उसके बाद भी झांक के नीचे से देख रहे हैं कि अंदर पढ़ रहा है, और बोल रहे अच्छा पढ़ रहे हो, खोलो 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 दरवाजा खोलो, सामान लाए हैं, साथ बैठेंगे। और उसके बाद फिर दरवाजा खुलेगा, फिर महफिल जमेगी और आज की शाम निकल गई उसी सब में। और फिर सुबह अफसोस होगा कि कल की शाम फिर निकल गई, जबकि परसों ही कसम खाई थी कल से ऐसा नहीं करना है। आज फिर कसम खाई जाएगी, शाम को फिर महफिल जमेगी। ये सब ड्रामा चलता रहेगा, तो अकेलापन कम से कम नहीं होगा। लेकिन जब आप नौकरी वोकरी करने लगेंगे ना, तो आपको अकेलापन, अजनबीपन, ये सब पन, नए नए पन आपके जीवन में आ जाएंगे। अकेलापन कैसे होता है, अजनबीपन कैसे होता है, इसका एक उदाहरण जो मैंने अपने जीवन में खुद देखा। मैं अभी जिस घर में रहता हूं उससे पहले मुखर्जी नगर में ही एक घर था, वहां था। तो जैसे यहां पर आमतौर पे घर हैं कि 4 फ्लोर होते हैं, तो उनमें से फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे। अब एक बार खबर मिली कि 3rd फ्लोर पे हमारी ही बिल्डिंग में, मतलब ग्राउंड पे कोई रहता था, मैं फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे किसी की डेथ हो गई है। अब खबर मिली, सब लोग नीचे इकट्ठा हुए, तो हम भी गए देखने के लिए, लेकिन वो ढका हुआ था कपड़े से मुर्दे को। अब मैं वैसे ही बहुत अनसोशल टाइप का व्यक्ति हूं, मैं बहुत सामाजिक हूं नहीं, मतलब ऐसा सामाजिक नहीं हो कि हर गली मोहल्ले में घूमूंगे सबसे समस्याएं सुलझाता रहूं, उस तरह का नहीं हूं। मेरा मन करता है कि मैं जब निकलूं तो मुझे कोई ना मिले, और कोई व्यक्ति गैर जरूरी अगर मिल जाए तो मैं कोशिश करता हूं कि आमना सामना ना ही हो। मतलब मेरी प्रकृति है, मैं ये नहीं कह रहा कि नीयत मेरी ऐसी है कि मैं क्यों किसी से मिलूं, प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। अब मैं परेशान था कि कौन मरा है, समझ नहीं आ रहा। श्रद्धांजलि भी दे दी, लेकिन मरा कौन है पता नहीं। अच्छा, ये भी अच्छे से नहीं पता था कि कौन लोग रहते हैं उस घर में। तो मैंने अपने घर में बात की, तो मेरे घर में जो बाकी लोग हैं वो भी, उनकी स्थिति भी ऐसी थी। तो हम काफी देर बैठे सोच रहे कौन मरा होगा। फिर हमने मिलकर तय कर लिया, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि वो मरा है। तो सहमति बन गई कि चलो वो मरा है, और अपने मनी मन में श्रद्धा